हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर की एक सीरीज़ चला रहे हैं हम, जिसमें अभी तक सितंबर की और अक्टूबर की वीकली करंट अफेयर आपको जो है वीडियो के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इससे पहले जो हमने वीकली करंट अफेयर जानी थी वो थी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक की। आज हम जानेंगे 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की करंट अपडेट, जिसमें आप खेल से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, आप हर तरह से प्रश्न को समझिएगा। जिस फॉर्म में प्रश्न यहाँ पर बने हैं, जरूरी नहीं कि परीक्षा में ऐसे ही आए, हर तरीके से आपको प्रश्न को समझना है। तो पहला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि गिरिधर अरमाने, राजेश कुमार सिंह, अजय कुमार, संजय मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार सिंह। अब राजेश कुमार सिंह के विषय में थोड़ा जानते हैं। राजेश कुमार सिंह 1989 केरल कैडर के एक आईएएस अधिकारी 1 नवंबर 2024 को रक्षा सचिव बने। उन्होंने 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने का स्थान लिया, जो एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए। देखिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि राजेश कुमार सिंह का संबंध किससे है, और ऑप्शन में आपको राजनीति, ठीक है, रक्षा सचिव, खेल या कुश्ती या कुछ ऐसे समाचार पत्र, ठीक है, रिपोर्टर, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दें। तो आपको ध्यान रखना है कि राजेश कुमार सिंह अभी चर्चित नेम है, क्योंकि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद ग्रहण किया है। तो आप इस नाम से इस नाम को थोड़ा याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो है वो हमारे हिस्ट्री के लेवल में कहें या राजनीतिक जो हमारे पास सिलेबस होता है राजनीतिक पढ़ने का, राजनीति विज्ञान पढ़ने का, तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ। आप में से कई लोगों को इसका आंसर आता भी होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ। देखिए, किसी भी राज्य का गठन भाषाओं के आधार पर नहीं होता, लेकिन उस समय कुछ ऐसी कहानियाँ हुई, कुछ ऐसे किस्से घटे कि भाषाई आधार पर भी सबसे पहले किसका गठन किया गया, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदला गया। यानी कि कौन सी ऐसी तिथि थी कि कर्नाटक का नाम कर्नाटक रखा गया और मैसूर से इसका नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। देखिए, प्रश्न ऐसे भी याद रखिए कि मैसूर से किसका नया नाम क्या है या कर्नाटक का पूर्व नाम क्या था। अब तिथि की समक्ष जाते हैं तो ऑप्शन है 1 नवंबर 1947, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 2000। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1956, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक को आधिकारिक रूप में पुनर्गठित, फिर से गठित किया गया और इसका नाम मैसूर से बदला गया और कर्नाटक रखा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्य उत्सव दिवस मनाता है। देखिए, हम उत्तराखंड के निवासी हैं और उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं कि 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही जिस तिथि को, जिस राज्य का निर्माण होता है, उसी तिथि को राज्य उत्सव दिवस मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को किस राज्य का गठन हुआ, तो केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इससे पहले हमने पढ़ा था अभी, ठीक है, मैसूर और कर्नाटक वाली बात हम जो पढ़ रहे थे। तो यही इसीलिए ये करंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि अभी 1 नवंबर को राज्य उत्सव दिवस कर्नाटक मना रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोचीन, मालाबार और हैदराबाद, कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर, त्रावणकोर, मैसूर और मालाबार। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ऐसे भी आ सकता है कि कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर मिलकर कौन सा नया राज्य बना, ऐसे भी आ सकता है। आप समझिए कि प्रश्न घुमा फिरा के किसी प्रकार से आ सकता है, आप हर तरीके से तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को यानी कि 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था। तो ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है पंजाब। तो यानी कि पंजाब और हरियाणा पहले एक साथ थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए। तिथि आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, अयोध्या में
2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? आप सभी जानते हैं अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर है। तो ऑप्शन है यमुना, गंगा, गोदावरी या सरयू। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर सही है, सरयू। दीपोत्सव के दौरान 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सरयू नदी तट पर 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए। ठीक है, ये भी इसका एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 25 लाख से अधिक दिए सरयू नदी के तट पर जलाए गए। ये भी आप याद रखें कि सरयू नदी के तट पर बसने वाला शहर अयोध्या है, या अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसता है। प्रश्न किसी भी तरह की से आए। अगला प्रश्न खेल से जुड़ा हुआ है। मानसी अहलावत ने अक्टूबर 2024 में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? सोना, चांदी, कांस्य या कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य। भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया के तिराना में सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कब जीता, अक्टूबर 2024 में, और किस वर्ग के अंतर्गत, 59 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत। हो सकता है यह पूछ ले कि मानसी अहलावत ने किस किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत पदक जीता। ऑप्शन में दे दें 55, 50 और 59। तो आप याद रखेंगे 59 किलोग्राम वर्ग के अंदर इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कौन पात्र है जो वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज में 5 लाख तक प्रदान करती है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या ये इसके लिए योग्यता धारक है या ये इसका पात्र है या नहीं है। तो कई बार हमें लगता है कि जिसको कोई कवरेज अगर गवर्नमेंट से मिल रहा है तो वो गरीबी रेखा वाला होगा, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है। आप सही से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक। दूसरा है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। थर्ड है किसी भी सार्वजनिक बीमा योजना में नामांकित सभी भारतीय नागरिक। और चौथा है केवल निजी स्वास्थ्य बीमा वाले व्यक्ति। देखिए, डी तो होगा नहीं, क्योंकि ये सरकार की बात हो रही है, तो निजी स्वास्थ्य बीमा वाली बात नहीं है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आय कितनी भी हो। देखो, कहीं पर दिया हो सकता है कि 70 वर्ष की या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय कम हो, ऐसा भी अगर दिया हो तो आप ध्यान रखेंगे ऐसा उसमें कुछ नहीं है। चाहे उनकी आय कितनी भी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है। प्रश्न अगर ऐसे भी आए कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च क्यों किया गया, या उसका उद्देश्य क्या था, या कब किया गया? कब किया गया? 29 अक्टूबर 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज 5 लाख प्रदान करना। किसको? 70 वर्ष या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे वो कितनी भी आय रखते हों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को किस प्रमुख भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जन्म जब 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं तो हम स्वच्छता से संबंधित मनाते हैं। ठीक है, और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तो हम जब 14 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाते हैं तो हम किस रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यही हमारा सही उत्तर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता दिवस, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 31 अक्टूबर को देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि इनको सरदार की उपाधि भी बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है, तथ्य कितने सत्य हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हम सुनते आ रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन की बात हो रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, शायद अगर इनके जैसे कुछ और होते तो आज हम जो आतंकवादी संगठन और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति शायद नहीं होती। अब ये तो सिर्फ बट और इफ़ की बातें हैं, जो भी है, लेकिन आप इससे आंसर को ऐसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि एकता मीन्स क्या होता है? अखंडता, मतलब जिसमें कोई अलग अलग ना रहे। तो ऐसे एक ही व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के जन्म दिवस पर कब 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत संघ में विलय करके भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, इनका उद्देश्य ही यही था कि भारत एक अखंड राज्य बने, अखंड देश बने। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारी रियासतों को भारत में मिलाया। आप जानते हैं रियासतें एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। C-295 या C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई, नई दिल्ली, वडोदरा, पुणे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। अब इसके बाद के जो फैक्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, याद रखेंगे कहाँ के प्रधानमंत्री, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने C-295 सैन्य विमान बनाने के लिए भारत की वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किन दो देशों के प्रधानमंत्री ने किया? ठीक है, ऑप्शन है भारत और स्पेन आ सकता है, या किस विदेशी प्रधानमंत्री ने मिलकर नरेंद्र मोदी के साथ इस उद्घाटन को किया। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एम्स दिल्ली द्वारा शुरू किए गए ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य क्या है? एक नए हार्ट स्टेट का मूल्यांकन करना, स्टेंट का एक नए हार्ट स्टेंट, आप जानते हैं ना हार्ट में स्टेंट पड़ते हैं जब कोई दिक्कत होती है तो उस नब्ज में स्टेंट डाले जाते हैं। स्ट्रोक के उपचार के लिए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करना। सी ऑप्शन है कैंसर के उपचार का अध्ययन करना। डी है मस्तिष्क की चोटों के लिए नई सर्जिकल तकनीकों की जांच करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोक के उपचार के लिए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करना। ये किसका उद्देश्य है? ये एम्स दिल्ली द्वारा शुरू किए गए ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल का उद्देश्य है। 28 अक्टूबर 2024 को एम्स दिल्ली ने नई दिल्ली में ग्रास रूट क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की घोषणा की। यह परीक्षण स्ट्रोक के थक्कों के उपचार के लिए डिजाइन किए गए एक नए स्टेंट रिट्रीवर की सुरक्षा और प्रभावशीलता का परीक्षण करेगा। आप सभी जानते हैं हमारे देश में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की आयु और बोलेंगे ना संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब आयु भी इसमें छोटे से छोटे बच्चों तक के मृत्यु का कारण हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनका ट्रायल चल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 2024 में इटली में WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीतने वाली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा और अर्चना कामत, यशस्विनी घोरपड़े और कृत्विका राय, सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी, श्रीजा अकुला और दिया चितले। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशस्विनी घोरपड़े और कृत्विका रॉय। 27 अक्टूबर 2024 को भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृत्विका राय ने इटली में WTT फीडर कैग्लियारी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता। कहाँ जीता, कब जीता, आप हर तरह से प्रश्न को समझेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। WTT चैंपियनशिप मॉन्टपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? जहां पर पहले वाली बात आती है प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन है शरत कमल, साथियान ज्ञानशेखरन, मनिका बत्रा या श्रीजा कुला। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ने 27 अक्टूबर 2024 को फ्रांस में WTT चैंपियंस मॉन्टपेलियर 2024 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा है। इतिहास रचने की बात है तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए कि मनिका बत्रा का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे किससे है, टेबल टेनिस से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने शतरंज में 2800 ELO रेटिंग का आंकड़ा पार किया और विश्वनाथन आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए? तो जैसे हम शतरंज की बात करते तो हमारे मस्तिष्क पर विश्वनाथन आनंद का नाम आता है, तो लेकिन हमारे भारत में इनके स्तर पर आते ही भारत का दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति है ये हमें देखना है। ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, अर्जुन एरिगेसी। देखिए विश्वनाथन आनंद तो होंगे ही नहीं, दूसरे भारतीय कहाँ से होंगे, पहले तो वही हैं, रमेश बाबू, प्रज्ञानंदन या पेंटाला हरिकृष्णा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन एरिगेसी। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 24 अक्टूबर 2024 को सर्बिया में यूरोपीय शतरंज क्लब कप में जीत के साथ प्रतिष्ठित 2800 ELO रेटिंग मिल के पत्थर तक पहुंच गए और 21 साल की उम्र में वह इसे हासिल करने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं।
ठीक है, तो आप याद रखेंगे अर्जुन एरिगेसी का संबंध किससे है? शतरंज से। और विश्वनाथन के बाद ये भारत के दूसरे ऐसे ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया? अभी हमने पढ़ा था टाटा एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग की बात हमने की थी, जहाँ पर उद्घाटन चल रहा था कॉम्प्लेक्स का। तो मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि कौन दो देशों के प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर हमने बात की थी स्पेन और भारत की। ठीक है, तो वहाँ पर था ऑप्शन था, आपको याद होगा, पेड्रो सांचेज, मारियानो राजो, एंजेला मर्केल या इमेनुअल मैक्रोन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेड्रो सांचेज। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भारत का दौरा किया और 28 अक्टूबर 2024 को वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों, आज के करंट अफेयर जो हमने 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के करंट अफेयर थे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं, खेल, सभी संबंधित करंट अफेयर थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।